लगातार पांचवें सप्ताह विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व ऑफ इंडिया में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है और अब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गया। हाल ही में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 140 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक ने जानकारी दी कि 22 ईडी वसूल करते हुए पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए 66 पैसे का बड़ा इजाफा कर दिया है। इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 289 रुपए 41 पैसे फी लीटर तक जा पहुंची है। बताओ भाई, आज तक जो 85 बिलियन के कर्जे हैं पाकिस्तान के, वो कहाँ खर्च हुए बताया ना। खरीदी की 22 मार्च तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 14 करोड़ डॉलर बढ़कर 642.631 अरब डॉलर की ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गया। कहना है कि नए साल में 2024 में इंडिया साउथ एशिया कंट्री की इकोनॉमी को लीड करेगा 7.5% ग्रोथ रेट के साथ। और उन्होंने आप बताइए, आपकी जिंदगी पे IMF के लोन का 8 बिलियन का क्या असर? पिछला जो आपने 4-6 बिलियन पहले लिया था, आप तक वो पहुंचा है? उसके समरात, उसका कोई फायदा आप तक पहुंचा है? मेरे ख्याल में तो कोई नहीं। लेकिन इंडिया इस पूरे ग्लोबल साउथ का लीडर भी बनता चला जा रहा है। पूरे ग्लोबल साउथ को अगर कोई लीड कर सकता है, वर्ल्ड बैंक कहता है कि वो इंडिया ही है। अब सकती जब तक हमारी यहाँ पे इंटरनल इंस्टेबिलिटी रहेगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पिछले 5-6 साल से कंटिन्यूसली रहे। तो ये जो रीजन फास्टेस्ट ग्रोइंग इन 2024 है, ये सिर्फ इंडिया की वजह से है। कैसे तरक्की कर ली होगी इतनी? हम तो सोचो गुमान भी नहीं सकते कि इतनी बड़ी इमारतें, अच्छा समंदर के अंदर इतने लंबे लंबे बड़े बड़े पुल्स और रात व्यू और नाइट विजन देखे तो बंदा वैसे ही हैरान रह जाता है। पूरे रीजन में अगर कोई कंट्री इस वक्त तरक्की कर रहा है, अगर किसी की GDP तेजी से आगे भाग रही है, डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि जिससे ये पूरा रीजन आगे बढ़ रहा है। हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर भारत के लिए आ रही है और बताया जा रहा है कि भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व ऑफ इंडिया है वो रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी करते हुए पांचवें सप्ताह अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गया है और 140 मिलियन डॉलर के इजाफे के साथ 642 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी छलांग है। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है कि 22 मार्च तक विदेशी मुद्रा भंडार 14 करोड़ डॉलर से बढ़कर 642.631 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। और ये डेटा, आपको पता है कि इस डेटा से ये पता चलता है कि जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं वो भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। ये एक बहुत ही बड़ी खबर है और इससे भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत ही ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। आपको पता ही है कि आजकल कैसा माहौल चल रहा है। पूरा वर्ल्ड वाइड जो मीडिया है या वर्ल्ड वाइड सारे लोग लगे हुए हैं कि किस तरीके से भारत की टांग खींची जाए, भारत को नीचा दिखाया जाए, क्योंकि हर देश कहीं ना कहीं निचले स्तर तक जा रहा है और वहीं भारत धीरे धीरे करके बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों को किस तरीके से जेलसी है। वहीं जो है वर्ल्ड बैंक ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है कि जो ग्लोबल साउथ रीजन है वो सिर्फ भारत की वजह से डेवलप कर रहा है। तो आइए चलिए पाकिस्तानियों को देखते हैं। इंटरनल इंस्टेबिलिटी रहेगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पिछले 5-6 साल से कंटिन्यूसली रह रही है। उस वजह से कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, इकोनॉमी कैसे बूम करेगी? जबकि इंडिया में सबसे वहाँ पे उनका प्लस पॉइंट ये है कि वहाँ पे कंटिन्यूस एक ही हुकूमत आई जा रही है, वहाँ पे स्टेबिलिटी है, ग्रोथ फोकस्ड है। यहाँ पे आते हैं, सड़कें बनाते हैं और बस, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ नहीं बनती यहाँ पे। एजुकेशन पे कोई फोकस नहीं कर रहा। जब तक एजुकेशन नहीं बने पे फोकस नहीं करेंगे, हॉस्पिटल्स पे फोकस नहीं करेंगे, इस तरह की चीज़ों पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हमारा बिल्ड होगा तो ग्रोथ तो हमारी नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल इस तरह तो वाकई में पाकिस्तान की ग्रोथ नहीं होगी। अगर हम बात करें इंडिया की, तो आप देखें कि इंडिया में कितनी तेजी से डेवलपमेंट हो रही है। वो सिर्फ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा नहीं कर रहे, अपने जो नौजवान नस्ल है उसको भी एम्पावर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने बात की एजुकेशन की, IT के निज़ाम की, इन्वेस्टमेंट की, तो अब देखिए कि इंडिया में ऑलरेडी तमाम ममालिक कितना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने ये 2 टेन्योर्स में जब भी किसी मुल्क में गए हैं, वो हमेशा अपने मुल्क के लिए नई इन्वेस्टमेंट जो है लेकर आए हैं, नए प्लान्स लेकर आए, नई डील्स लेकर आए। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर जब भी किसी मुल्क में जाते हैं तो हम कटोरा लेकर पहुंच जाते हैं कि भाई हमारी मदद करो। तो जाहिर है इन चीज़ों को देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान में दूर दूर तक जो है स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही। और वाकई में अगर आप देखें तो पाकिस्तान में जितनी महंगाई हो चुकी है, मिडिल क्लास जो फैमिली थी वो इतनी ज़्यादा गरीब हो चुकी है कि अब वो उनके हालात जो है, मतलब हमें देखकर दुख होता है। ऐसी बात है। अब देखें इंडिया की, अगर हमारा तो उनके साथ कंपैरिजन ही नहीं है। वहाँ पे जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टॉप 100 में सारी वही आती हैं। पाकिस्तान की एक आधी यूनिवर्सिटी भी नहीं आती।
वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, हर किसी ने अपने वो प्लांट्स वहाँ पे लगाए हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वहाँ पे हैं, उनकी ग्रोथ कैसे नहीं होगी। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, वो सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो एज अ मार्केट देखते हैं। पाकिस्तान को यहाँ पे वैसे ही इनफेमस है, यहाँ पे कोई क्रिकेट नहीं खेलने आता, बिजनेस करने कैसे आएगा। यहाँ पे इस पूरे ग्लोबल साउथ का लीडर भी बनता चला जा रहा है। पूरे ग्लोबल साउथ में को अगर कोई लीड कर सकता है, वर्ल्ड बैंक कहता है कि वो इंडिया ही है। अब आप एनालिसिस लगा लें या कर लें कि वो किधर और हम किधर। असल में पाकिस्तान के अंदर मसला ये है कि हमारे पास गुर्बत क्यों है, किस वजह से है। अब अगर हम इकनॉमी के अंदर बात करेंगे तो हमारे 3 सेक्टर आते हैं। एक इंडस्ट्रियल सेक्टर आते हैं, दूसरा एग्रीकल्चर सेक्टर आता है, तीसरा सेक्टर आता है हमारे पास सर्विसेज सेक्टर। अब अगर बात करें सर्विसेज सेक्टर के अंदर तो पाकिस्तान के अंदर हर बंदा टैक्स दे रहा है, जिसको हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और उसके बाद अगर बात की जाए इंडस्ट्रियल, तो वो भी हम टैक्स दे रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, GST, गवर्नमेंट सेल्स टैक्स। अब बात आती है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी IMF पाकिस्तान को बोलती है कि आप अगर पाकिस्तान IMF के पास जाता है कि मुझे कर्जा दो, तो IMF क्या बोलती है, कंडीशंस लगाती हैं। क्या कंडीशन लगाती हैं कि आप टैक्स लगाओ। तो टैक्स लगाने से क्या होता है, टैक्स लगाने से चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो महंगी होने से क्या होता है कि लोगों का परचेसिंग पावर डिक्रीज हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि हमारे जो अगर कोई लेने वाला नहीं है तो क्यों प्रोड्यूस करेंगे। तो अगर वो प्रोड्यूस नहीं करते, जी, प्रोडक्शन कम होने से क्या होगा कि वो बंदा जो है वो एम्प्लॉयमेंट हायर नहीं करेगा। वो अगर अपने जो एम्प्लॉय उसको बोलेगा कि मेरा इतना काम नहीं चल रहा, तो आप यहाँ से जहाँ से चले जाएँ, उसको फायर कर देते हैं। तो इससे क्या हुआ कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई और उसके बाद प्रोडक्शन भी कम हुई, GDP जिसको बोलते हैं हमारी, उसकी ग्रोथ भी हमारी डिक्रीज हो गई। तो अब क्या हल है, अब गवर्नमेंट के पास जो गवर्नमेंट रेवेन्यू जिसको हम बोलते हैं, तो वो आता है एक डायरेक्ट टैक्सेस से और दूसरा आता है इनडायरेक्ट टैक्सेस से। डायरेक्ट टैक्स हम जिस तरह से किसी भी प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाई या इनकम पे टैक्स लगाई, उसको हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स उसको बोलते हैं जिस तरह से हमारा GST वगैरह आ गई, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू यहाँ तक आता है। गवर्नमेंट के अंदर जिस तरह से रेवेन्यू टैक्स होता है, GST वगैरह डायरेक्ट, उसके बाद नॉन रेवेन्यू होता है, जिस तरीके से टूल प्लाजा टैक्स है या जो हमारे ये चालान वगैरह जो कटते हैं। अब मसला ये है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम है। अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम है, खर्चा ज़्यादा है, इस वजह से वो IMF की तरफ जा रही हैं, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि अगर हम देखें कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो 23% उसका शेयर है GDP के अंदर, लेकिन अगर हम डेटा के हिसाब से बात करें तो सिंध के अंदर 12 लाख तक अगर एग्रीकल्चर लिस्ट वाले की इनकम है तो 12 लाख तक वो टैक्स नहीं दे रहा। उसके बाद बलूचिस्तान के अंदर 4 लाख तक है, पंजाब के अंदर 4 लाख तक है, KP के अंदर, मतलब वो 4 लाख तक टैक्स नहीं दे रहे। और सर्विसेज सेक्टर में एक बंदा 1 लाख तनख्वाह दे रहा है तो वो 10,000 टैक्स दे रहा है। तो एग्रीकल्चर के अंदर वो टैक्स नहीं, तो वो क्या है कि एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाओ। क्यों टैक्स लगाएं भाई। देखो आप एग्रीकल्चर के अंदर सब्सिडी दे रहे हैं उनको, आप फर्टिलाइज़र के ऊपर, लोग इंटरेस्ट रेट क्रेडिट के ऊपर आप उनको सब्सिडी दे रहे हैं। तो जब हम उनको सब्सिडी दे रहे हैं तो उनसे टैक्स लें, उनसे रेवेन्यू लें, ताकि आप इंडस्ट्री का जो टैक्स है या किसी और सर्विस की वो टैक्स पे ना लगाएं। ये सारा जो मामला है वो टैक्स के ऊपर बेस कर दिया, ठीक है। नो डाउट ये बहुत अहम एलिमेंट होता है, बजट यहीं से बनता है, गवर्नमेंट के ख़जानों में पैसा आता है, ये बात ठीक होगी। सर 77 सालों में जो जवान थे वो आज बूढ़े हो गए हैं और हम अभी जवान हैं, शायद हम भी यही सुन के बूढ़े हो जाएंगे। पाकिस्तान